हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हेमंत अग्रवाल, होस्ट and coordinator of webinar conducted by chshelpforum.com. This website is specifically relating to various issues that can be experienced in cooperative housing societies और जनरल मेंबर्स और मैनेजिंग कमेटी दोनों के लिए बहुत सारे डेटा है उसके अंदर। लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज आर्टिकल्स हैं, अलग अलग एप्लीकेशंस, पेड एप्लीकेशंस हैं, वेबिनार वीडियोस हैं, पहले के जितने भी हमने वीडियोस किए हुए हैं उन सब के वीडियोस है उसमें। और जैसे जैसे वक्त मिलेगा वैसे वैसे वी विल कीप ऑन एडिंग द कंटेंट्स इन द वेबसाइट। our webinar is for free knowledge and experience sharing conducted in non-technical, non-legal simple language which can be understood by everyone. आज का जब स्पीकर का लेक्चर खत्म हो जाएगा तो आज के विषय के ऊपर ही हम सिर्फ प्रश्न उत्तर का सेशन शुरू करेंगे, और आज के विषय को छोड़ के कोई प्रश्न है तो उसे हम कवर अप नहीं करेंगे। आज का टॉपिक है वेरियस डिस्प्यूट्स बिटवीन मेंबर्स, सॉल्यूशंस, उसका क्या समाधान हो सकता है, उपाय क्या हो सकता है, और क्या उस पर कोई प्रोसिक्यूशंस वगैरह भी पॉसिबल है क्या। ग्रीवेंस और डिस्प्यूट्स किस प्रकार के अलग अलग हो सकते हैं उसका एक छोटा सा वर्णन दे देता हूँ। उसके पहले आपको एक और एक्सपीरियंस बता दूं कि एक मेंबर है, जहाँ पे एक मेंबर है, उसकी सवेरे से लेके शाम तक की दिनचर्या सिर्फ कंप्लेंट्स लिखते रहना है। हर रोज डेली कंप्लेंट लिखना है। कभी डेप्यूटी रजिस्ट्रार को लिखना है, कभी सोसाइटी को लिखना है, कभी ऑडिटर को लिखना है, पुलिस को लिखेगा, सोसाइटी के जो लीगल एडवाइजर लॉयर हैं उनको लिखेगा, बिल्डर्स को लिखेगा, पुणे कमिश्नर तक को लिखता रहता है ऑन ए डेली बेसिस। हर रोज मतलब सवेरे उठना है, क्या काम करना है, कंप्लेंट लिखते जाना है यहाँ वहां, और लंबे लंबे कंप्लेंट, मतलब 1 पेज का, 2 पेज का, ये जेरोक्सेस लगाएगा, एक से जोरदार अंग्रेजी शब्द यूज करेंगे वगैरह। कुछ मेंबरों को ये सारी चीजें उनके लिए एक पैशन लगती है, हॉबी, एक जोरदार टाइम पास, या कभी कभी खुद को शो ऑफ करना है कि मेरे पास कितना अथॉरिटी है। ये सारे कंप्लेंट्स एक तरीके से इंटरनल फ्रस्ट्रेशंस के कारण भी निकलते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रीवेंस डिस्प्यूट्स आर, जैसे हम कई बार सुनते हैं कि सोसाइटी ने हमको डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया, एनओसी के लिए अप्लाई किया तो एनओसी नहीं दे रहे हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स, सेल के लिए होता है, टेनेंट के लिए होता है, वगैरह वगैरह। एजीएम और एसजीएम के डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे हैं, आप एजीएम के डॉक्यूमेंट मांगते हैं, नहीं देते हैं, वो मनमर्जी का कारोबार चलता है ऐसे सोसाइटियों में। शेयर सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, मतलब ये प्रकार के अलग अलग जो ग्रीवेंसेस है, डिस्प्यूट्स है सोसाइटी में, उसके बारे में बात कर रहे हैं। जो मंथली सर्विस बिल्स है, सर्विस एंड मेंटेनेंस बिल्स, वो बढ़ा चढ़ा के लगाते हैं, इलीगल पेनल्टीज लगा देते हैं, इंटरेस्ट लगा देते हैं, लीगल चार्जेस लगा देते हैं, और कई अलग प्रकार के गैर कानूनी चार्जेस वगैरह लगते हैं। तो ये आम बात है। रिकवरी प्रोसीडिंग्स जो होता है वो भी कई बार आधे से ज्यादा समय गलत होता है। लीगल चार्जेस लगाते हैं, उसका लीगल प्रोसीडिंग फाइल करने के बाद में जो खर्चा हुआ उसका लीगल चार्जेस लगा देंगे उस मेंबर को। लीगल प्रोसीडिंग डिस्प्यूटेड होगा तो भी डेप्यूटी रजिस्ट्रार को के पास में आप फाइल कर देंगे सोसाइटी। फिर सबसे फेवरेट है मैनेजिंग कमेटी का इंसल्टिंग बिहेवियर, मैनेजिंग कमेटी का डिलेइंग टैक्टिक्स, मैनेजिंग कमेटी का खुद का करप्शन पे हम वीडियो कर चुके हैं ऑलरेडी पहले, आप हमारे वेबसाइट में जाके आप देख सकते हो। फ्रॉड या फॉल्स एक्सपेंस वाउचर्स बनाना, बिल्स जनरेट करना वगैरह। मेंबर की भी आदत होती है रिपीटेड कंप्लेंट्स करने की, ग्रीवेंस लगाते जाने का, बेमर्जी का प्रश्न उत्तर करते जाने का, ये सोच के कि जो एमसी है वो तो पेड आदमी है, उससे कुछ भी कभी भी सवेरे पूछ लो, शाम को पूछ लो, ऑफिस के दौरान पूछने की क्या जरूरत है। ये सब फितरत है, आदतें हैं मेंबर्सों की, और ये कई मेंबरों की आदत होती है कि वो डेली बेसिस पे करते हैं। मैनेजिंग कमेटी की भी कई गलतियां हैं, नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस है, मनमानी से लगाते हैं, 10% जो सरकार की तरफ से प्रिस्क्राइब्ड है उससे ज्यादा लगने लगता है। फिर मेंबरों की आदत है
यही सेम मेंबर जो डिस्प्यूट्स क्रिएट करते हैं, या साधारण मेंबर भी या इनोसेंट मेंबर भी, जिनके 2 फ्लैट हैं तो बीच का दीवार निकाल देंगे, उसको एमेलगेमेशन कर देंगे कानूनी ढंग से या गैर कानूनी ढंग से। ज्यादातर तो ये सारे एमेलगेमेशन गैर कानूनी ढंग से होते हैं, ये ग्रीवेंस है। फिर WC यानी टॉयलेट ब्लॉक के बाथरूम का, किचन का जगह बदली कर देते हैं, जिससे लीकेज की संभावना बढ़ती रहती है, सोसाइटी की बिल्डिंग खराब होती रहती है, खतरे में आती है, जान माल का नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। डक्ट एरिया कवर कर लिया, एनक्रोच कर लिया, फ्लावर बेड एरिया कवर कर लिया, नीच एरिया जो है वो कवर कर लिया, और कई प्रकार के एनक्रोचमेंट्स हैं। अनऑथराइज्ड विंडो ग्रिल्स लगा लिए, बॉक्स ग्रिल्स जिसको कहते हैं, बड़े बड़े बॉक्स ग्रिल्स लगा लेते हैं, उस पर सिलेंडर रखना है, उसमें घर का कचरा रख देना है, वगैरह वगैरह। कई मेंबरों की आदत होती है कि इंक्रोचमेंट्स करना, दरवाजे के बाहर शू रैक्स रख देना, जूते चप्पल का रैक, छोटा सा कवर्ड, कई लोग ऐसे ही रख देते हैं। साइकिल रख देते हैं बच्चों की बाहर, दरवाजे के बाहर चप्पल रखने शुरू कर देते हैं। एक और लीकेज है, एक और ग्रीवेंस और डिस्प्यूट्स का मुद्दा बनता है, विशेष मुद्दा बनता है, वो है लीकेजेस, और लीकेज होने के बाद में उसका खर्चा अपर फ्लैट वाला नहीं देता है, जिसके घर से लीकेज हो रहा है, तो उस पर कैसे डिस्प्यूट्स वगैरह होते रहते हैं। हम ये कवर कर चुके हैं ऑलरेडी पहले वेबिनार में, पर मैं आपको ये बताने की कोशिश में हूं कि कितने प्रकार के डिस्प्यूट्स और ग्रीवेंसेस हो सकते हैं सोसाइटी में, और होते हैं, हो रहे हैं। एक और आजकल फेवरेट ग्रीवेंस है जो रखता है उसके लिए नहीं, वो है कीपिंग पेट्स, जानवर को घर पे रखना, कुत्ता है, बिल्ली है, और भी प्रकार की चीजें हैं, और लिफ्ट का यूसेज करना गैर कानूनी ढंग से, ये सब चीजों को गंदा करना, फिर स्ट्रीट डॉग्स को खाना पीना खिलाना, ह्यूमंस को कितना डेंजर है उसके बारे में ग्रीवेंसेस क्रिएट करना, वगैरह वगैरह, कई और चीजें हैं। कंक्लूड करेंगे, हमारे वकील साहब वेट कर रहे हैं। सो ये सारे डिस्प्यूट जो है, ग्रीवेंसेस और जो अलग अलग प्रकार के ग्रीवेंसेस और डिस्प्यूट्स हैं, और उसका कानूनी समाधान, बेसिक कानूनी समाधान, हम पूरा कानूनी समाधान की बात नहीं कर पाएंगे आज के अपने छोटे से लेक्चर में, लेकिन साधारण तौर पे बेसिक कानूनी समाधान क्या हो सकता है वो हमारे और आपके एडवोकेट आशीष दुबे साहब एक्सप्लेन करेंगे। आशीष दुबे साहब मुंबई से हैं, और वो हमारे पहले के वेबिनारों में भी अपना लेक्चर दे चुके हैं, फॉर विच this forum is thankful to him for his knowledge sharing. So now we will invite him, and on behalf of all our friends we welcome you Ashish sir. Ashish sir से रिक्वेस्ट है कि आप हिंदी व इंग्लिश दोनों के कॉम्बिनेशन में बोलें, ताकि हमारे बॉम्बे की बाहर की ऑडियंस को भी समझ में आ जाए। Over to you Ashish sir. Give me half minute only. I'll do the settings please. Ashish sir, please go ahead sir, take over. Thank you. तो जैसा हेमंत सर ने आपको बताया कि सोसाइटी में जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं, दैट इज एन नंबर एंड यू कैन नॉट काउंट ऑन फिंगर्स। एंड डिस्प्यूट का तो ऐसा है कि कोई भी चीज में आप डिस्प्यूट खड़ा कर सकते हैं विदाउट गिविंग अ सेकेंड थॉट। अगर आप सेकेंड थॉट दे दें, शायद थोड़ी देर के लिए समझ जाएं, तो डिस्प्यूट हो ही नहीं, अराइज ही नहीं हो। So how I think with this topic is like कि वाद and संवाद, वाद that means dispute and संवाद that means communication। सबसे बड़ा जो गैप आता है सोसाइटीज में, वो इस वजह से आता है कि हम लोग कम्युनिकेट नहीं करते हैं। We directly take an action over the things what we see or what we think that it is right। अगर हम कम्युनिकेशन करना स्टार्ट कर दें और थोड़ा सा लिवरेज सामने वाले को भी दें और उसकी बातों को भी समझे, तो बहुत हद तक ये सारे डिस्प्यूट जितने भी हैं छोटे छोटे, वो एक साइड में हो जाएंगे। एंड सोसाइटी का जो बेस है, सोसाइटी जिस मूवमेंट से चलती है, दैट इज अ कोऑपरेटिव नेचर ऑफ द सोसाइटी। सो एवरीवन हु इज रिसाइडिंग देयर, दे हैव टू एंड दे हैज टू कोऑपरेट ईच अदर। दैट इज द मोटिव ऑफ द कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। समवेयर हम ये लेन छोड़ के अपने ईगो को कभी आगे कर देते हैं, कभी हम नासमझी कर देते हैं, कभी सामने वाला नासमझी कर देता है, और फिर वो जाके एक बड़ा सा डिस्प्यूट हो जाता है।
एंड जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहां पे हमने देखा है कि कहीं कहीं लोग 50-50 साल तक एक ही सोसाइटी में रह रहे हैं और नेबर्स से बातचीत नहीं है, सामने वाले से बातचीत नहीं है, जस्ट बिकॉज कि उनके बीच में कुछ एक छोटी सी ऐसी घटनाएं घटी थी और उस बीच के बाद में फिर उन्होंने उस चीज को इतना बड़ा रूप दे दिया तो कि उस चीज में कम्युनिकेशन गैप आ गया और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन होकर बैठे हैं। तो वेर यू आर रिसाइडिंग इन अ सोसाइटी, जहां जहां मुंबई जैसे शहर में तो ऐसा है सर कि आपके रिलेटिव बाद में आएंगे, पड़ोसी पहले आते हैं। अगर आपके साथ कोई भी घटना घटती है, कुछ भी इश्यूज होते हैं तो आपके रिलेटिव बाद में आते हैं और सबसे पहले तो आपके पड़ोसी आते हैं। तो बहुत जरूरी है पड़ोसियों से बनाकर रखना सबके लिए। बट स्टिल कितना भी बचा लीजिए, कुछ ना कुछ तो डिस्प्यूट अराइज होते ही होते हैं, हर सोसाइटी में होते हैं और बहुत कॉमन से ये डिस्प्यूट होते हैं। बहुत छोटी छोटी घटनाएं सर, जैसे कि पैसेज एनक्रोचमेंट। हर सोसाइटी में जो मेन पैसेज होता है, सपोज 4 फ्लैट एक फ्लोर पे हैं और जो उनके बीच का जो कॉमन एरिया है, तो पीपल स्टार्ट पुटिंग देयर चप्पल का, जूता का रैक, शू रैक्स रखने स्टार्ट कर देते हैं। एंड एज यू अर्लियर ऑल्सो मेंशन दैट कि साइकिल बाइसाइकिल रखने स्टार्ट कर देते हैं। जहां पे शू रैक नहीं है वहां पे जो मेंबर्स हैं वो आदतन घर के चप्पल जो है वो बाहर रखने स्टार्ट कर देते हैं। ये 2 तरीके से काम करते हैं। एक तो उनकी हैबिट है ऐसी कि वो बस बाहर रख देते हैं। दूसरे कुछ होशियार लोग ऐसे होते हैं कि प्रॉपरली वो बनाते हैं शू रैक बाहर की तरफ, सो दैट उतना एरिया उनका फिक्स हो जाए। कुछ लोग तो बहुत सुंदर तरीके से उसको डेकोर करके बनाते हैं सो दैट वो एरिया उनके अंडर में, वो यूजेस में आ जाए कंप्लीटली। और उसके बाद हालांकि वो एनक्रोचमेंट ही कहलाएगा क्योंकि वो पैसेज सोसाइटी की एरिया है। उस सोसाइटी के एरिया में आपने कोई भी चीज फिक्स करके रखनी नहीं होती है। सोसाइटी के पास ये ऑप्शन होता है, अगर सोसाइटी ऑब्जेक्शन ले तो आपके ऊपर 5 टाइम्स का मेंटेनेंस की पेनल्टी लगा सकती है। बट बहुत से मेजर सोसाइटी में ये ऑब्जेक्शनेबल है। बहुत से सोसाइटीज में जहां पे स्पेस का बहुत मारामारी है, स्पेस जहां पे बहुत कम है, वहां पे सोसाइटी अलाउ भी कर देती है म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग पे। कोई ये रूल्स एंड रेगुलेशन बनाकर नहीं करती है, बट म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग पे सोसाइटी अलाउ कर देती है। तो ये जो पैसेज एनक्रोचमेंट का एक खेल चलता रहता है हाउसिंग सोसाइटी में, कभी चप्पल जूते का स्टैंड लगाकर, कभी अपनी खुद की साइकिल रख के, कुछ लोग तो अपने घर के पुराने फर्नीचर जो है वो भी ऐसे ही रख देते हैं। उसको ना फेंकना है ना कुछ करना है, वो एक जगह पड़ा हुआ है, जस्ट हमारी वो जगह कवर करके रखी हुई है, उस चीज पे हमारा कब्जा करके रखा हुआ है इस तरीके से। तो इस तरीके से करने के बाद पड़ोसी परेशान होता है। उनके लिए तो उनकी जगह कब्जे में आ गई है, बट पड़ोसी उससे न्यूसेंस से बहुत परेशान हो जाता है, बिकॉज उसकी वजह से मच्छर आ सकते हैं, डस्टिंग होती रहती है, देखने में भी गंदा लगता है। पड़ोसी का मेहमान आ रहा है तो बोल रहा है ये क्या फैला हुआ है। तो ये सारी चीजें ये पैसेज एनक्रोचमेंट में हम लोग देख सकते हैं। दूसरी चीजें जो हम लोग देखते हैं, एक यूजुअली कि लेट नाइट पार्टीज चलने का एक चलन चल चुका है। अभी मुंबई जैसे शहर में तो चल ही चुका है सर। आज फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये 3 दिन वीकेंड का मजा लेते हैं लोग मुंबई में। आउटसाइड तो मुझे नहीं पता इतना, बट मुंबई, दिल्ली ऐसे जो मेजर सिटीज हैं जहां पे फ्राइडे, सैटरडे और संडे की नाइट सब हाउस पार्टीज करके कॉन्सेप्ट चला हुआ है, काफी सालों से चला हुआ है। यहाँ पे मेंबर्स हाउस पार्टी के नाम पे जो न्यूसेंस और जो धमाल मचाते हैं, मतलब वो आफ्टर 10 भी वो डीजे से ज्यादा साउंड लगा के और डांस करते हैं, और अल्कोहल वगैरह तो चलता ही चलता है और स्मोकिंग चलती है, जिसकी वजह से नेबरहुड जो है वो परेशान होता रहता है। अब नेबर्स का दिक्कत यहां पे आता है सर, क्योंकि उनके साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं, सामने वाले से हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, वो खराब नहीं करना चाहते किसी भी कीमत पे, या चल रहा है तो ठीक है चला रहे हैं। बट यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा कि हमेशा चुप रहना भी अच्छा नहीं है। अगर आपको इस तरह के कोई इंसिडेंट्स से कुछ प्रॉब्लम हो रही है, लेट नाइट पार्टीज चल रही हैं, बैचलर्स हैं और वो धमाल कर रहे हैं, नो डाउट उनका हक है, वो एंजॉय कर सकते हैं, बट एक लिमिटेड पीरियड और एक लिमिटेड दायरे के बीच में रह के उनको करना पड़ेगा, ताकि नेबर्स परेशानी में ना हो, ताकि हम परेशान ना हो, वो अपना एंजॉयमेंट करें बट विद द लिमिट। जैसे साउंड पॉल्यूशन आप देख सकते हैं कि बहुत लाउड म्यूजिक लगाकर, हालांकि डोर बंद रहता है बट स्टिल उसकी जो हमिंग्स आती हैं, और जिस तरीके के आजकल के वूफर्स निकले हुए हैं,
वो नीचे अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे हैं तो सेकंड फ्लोर वाले का पूरा वो वॉल हिला देता है। इतने तगड़े तगड़े भी वूफर्स यूज करने लगे हैं लोग घरों में, हाउस पार्टी में, विच इज प्रोहिबिटेड। एंड उनकी कंप्लेंट्स कैसे करते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हैं उसको सॉल्व करने का, वो हम आगे देखेंगे। उसके बाद जो एक कॉमन सी चीज हम देखते हैं, मिसयूज ऑफ लिफ्ट। जो लिफ्ट हमारे बिल्डिंग की होती है उसको हम किस तरीके से मिसयूज होते हुए देखते भी हैं। हम कितना भी चाहें तो हम रोक नहीं पाते हैं, बिकॉज वी आर नॉट देयर फॉर 24/7। एंड हम वॉचमैन को बोल देते हैं या एक मैसेज ग्रुप में छोड़ देते हैं सोसाइटीज के कि देखो लिफ्ट को ऐसे मिसयूज कर रहे हैं। कैसे करते हैं मिसयूज, मैं बताता हूं आपको। हैवी सामान जो होते हैं, लाइक सीमेंट है, रेती है, एंड बड़ी बड़ी लादियां होती हैं, जब फ्लोरिंग के काम चलते रहते हैं, किसी के घर का रिनोवेशन चलता रहता है, तो जो लेबर्स आते हैं बाहर से, द लेबर्स हु आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, दे डू नॉट हैव एनी अटैचमेंट विथ योर प्रॉपर्टी। They are just there to throw their सामान and they will leave the place. But while doing these things, उन्हें ये ध्यान ही नहीं रहता कि वो डैमेज करके क्या जा रहे हैं। जैसे सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों पे वो पूरा सामान गिराते हुए जाएंगे, उसको रगड़ते हुए जाएंगे, स्क्रैचेस करते हुए जाएंगे। और लिफ्ट में तो अगर छोटी लिफ्ट है तो वो उसमें चाहते हैं कि जितना ज्यादा सामान हो सके उतना ज्यादा एक बार में ही डाल दें और उसको लेके जाएं। तो इस पे लिफ्ट के ऊपर जब वेट का जो इश्यू आता है और उसकी वजह से सर्किट या कोई चीज ऐसी जल जाती है तो उसका नुकसान जो है वो पूरी सोसाइटी को भरना पड़ता है। और एक बार लिफ्ट अगर खराब होती है या उसके कोई पार्ट जल जाते हैं तो दैट मे कॉस्ट यू इन समवेयर इन 50,000 to lakhs rupees ऑल्सो। सो जस्ट बिकॉज आपकी गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से पूरी सोसाइटी को उसका भुगतान करना पड़ता है। लिफ्ट में अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीजें तो चलती रहती हैं। बाहर से कोई, या इवन अब तो मैंने देखा है सर, कुछ इलिटरेट मेंबर्स तक वो पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं और वहीं पे वो स्पिट कर देते हैं, पूरे लिफ्ट को गंदा कर देते हैं। हालांकि वो उनकी खुद की प्रॉपर्टी है, बट उस चीज को नजरअंदाज करते हुए वो पूरी लिफ्ट गंदी करके उस तरीके से उस चीज को भी पूरी तरह से न्यूसेंस में आप कह सकते हो कि एकदम गंदा करके जाते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो सोसाइटी में जो छोटे छोटे डिस्प्यूट्स होते हैं, वो मोस्टली सिविल वर्क जब चलता है किसी के घर में, ऑब्वियस सी बात है सिविल वर्क लगभग 1 महीने के नीचे तो कोई काम खत्म नहीं होता। अगर छोटा मोटा काम भी कराने का सोचिए आप तो इट विल टेक अ मंथ्स टाइम मिनिमम। एंड सिविल वर्क जब स्टार्ट होता है तो अर्ली मॉर्निंग से समझिए 10 बजे से काम स्टार्ट होता है और इवनिंग 6-7 तक काम चलता है। उस बीच में जो खटाखट ढकाढक चलते रहते हैं, हथौड़ी चलती रहती है, ड्रिल मशीन चलती रहती है, कटर चलता रहता है, और जैसे लादी चेंज कर रहे हैं आप, फ्लोर चेंज कर रहे हैं तो उसको तोड़ने की जो आवाजें होती हैं, और वॉल तोड़ रहे हैं, और जो न्यूसेंस आवाज साउंड्स का होता है वो बाकी के मेंबर्स को बहुत परेशान करता है। स्पेशली अगर घर में ओल्ड एज पेशेंट्स हैं प्लस उनको आराम की जरूरत है, तो वहां पे जो ओनर जिसके घर पे काम चल रहा है वो अपना हाथ उठा देता है कि भाई मैंने तो उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, वो तो अपना काम करेंगे ही करेंगे और कुछ दिन आप संभालिए। नीचे वाले या अगल बगल वाले कुछ दिन जरूर संभाल लेते हैं क्योंकि सबके घर में कभी ना कभी कुछ काम चलता ही चलता है, बट एक हद के बाद वो आउट ऑफ द सिनारियो चला जाता है, वो हो नहीं पाता है। तो ऐसे सिचुएशन में फिर डिस्प्यूट अराइज होता है। आप उनके घर के बेल बजाने जाएंगे, आप उनको समझाने जाएंगे, वो समझेंगे नहीं, तो उसमें आपकी तकझक होने लगती है। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीजों में सोसाइटीज में बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है धीरे धीरे करके। यहां तक हो जाता है सर कि हाथापाई तक पे बात उतर आती है, किसी ने किसी पे हाथ उठा दिया, पुलिस आ गई, सारे तमाशे हो जाते हैं बस छोटी छोटी चीजों पे। एक सोसाइटी का जैसे आपने एक एग्जांपल दिया सर, ये लोखंड वाला अंधेरी का ही है, ये बिल्डिंग जो आप बता रहे हैं कि वो मेंबर को और कोई काम नहीं है, वो सुबह से शाम तक वो कंप्लेंट देता रहता है। नो डाउट सर, कंप्लेन करना एक मेंबर का हक है और अगर उसे लगता है कि उसके साथ गलत हो रहा है तो उसे करना भी चाहिए। बट आपने जो एग्जांपल दिया वो तो वो मेंबर मैं कहूंगा कि वो हैबिचुअल है। वो अगर वो कंप्लेन एक दिन में एक कंप्लेन नहीं करेगा तो शायद उसे नींद भी ना आएगी। तो ये इस तरह के पैटर्न वाले लोग कंप्लीटली अलग हैं, और जो जेन्युइन है, जो जेन्युइन परेशान है, वो तो मारा हुआ है ही है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो जो हमारे पड़ोसी होते हैं,
बहुत कहते हैं कि अच्छे पड़ोसी बहुत भाग्य से मिलते हैं, और जिनको नहीं मिलते हैं उनका फिर वहां पे तो कैसे गुजारा था वो ही जाने। बट नॉन कोऑपरेटिव जो नेबरहुड होते हैं वो बहुत टॉर्चर होते हैं सर। अगर आप किसी भी सोसाइटी में रह रहे हैं और आपके पड़ोसी कोऑपरेटिव नहीं है और वो जानबूझ के आपको परेशान करते हैं। दो तरह के पड़ोसी होते हैं सर, एक तो सामने से आके झगड़ा कर लेते हैं, दे कम इन फ्रंट ऑफ यू एंड दे फाइट, एंड वो फाइट किसी भी तरह से लेके जाते हैं, वो ओपनली चैलेंज करके फाइट करते हैं, उनसे तो आप निपट सकते हो। एक पड़ोसी ऐसा होता है जो कोल्ड वॉर के जैसे फाइट करता है, आपको पता ही नहीं चलता है कि ये मेरे घर के बाहर कचरा किसने डाल दिया आज, आपको पता ही नहीं चलता है कि ये मेरी चप्पल बाहर मैंने उतारी थी थोड़ी देर के लिए गायब हो गई। तो कुछ पड़ोसी ऐसे शातिर भी होते हैं और वो छुप के इस तरीके के काम करते हैं कि आपके यहाँ पे डस्टिंग डाल देंगे, घर में कुछ फ्रूट बनाए तो उसके छिलके आपके डोर पे दिखेंगे, और यहां तक भी मैंने देखा है कुछ सोसाइटीज में कि वो अपने बच्चों को सुसु तक करवा देते हैं दूसरे के डोर पे, क्योंकि बच्चा है तो क्या कर लेगा, और वो जाके अगर ऐसे सुसु करके भी आ जाता है और पड़ोसी अगर कंप्लेन करने आता है तो बड़े वो एकदम मन से बोल देते हैं अभी क्या करें बच्चा है। बट वो सब पर्पसली किया जाता है जस्ट बिकॉज कि उनको हरेस करना है पड़ोसी को, और उनको पता नहीं ये इस चीज को करके क्या मजा मिलता है। तो इस तरह के भी पड़ोसी हैं सर कि एक तो सामने से भी लड़ने वाले हैं जो हर चीज पे ऑब्जेक्शन लेंगे। आप अगर घर में एक घड़ी भी लगाने के लिए ड्रिल लेकर आके और आवाज हो रही है तो उसके लिए भी आ जाएंगे ऑब्जेक्शन करने की, अरे आवाज हो रही है हम सो रहे हैं, हालांकि वो बैठे टीवी देखते रहेंगे लेकिन उन्हें एक मौका चाहिए। और ऐसे पड़ोसी भी हैं जो कि हिडन होके हाइड होके एकदम से वो आपके ऊपर अटैक करते रहते हैं और आप परेशान रहते हो। तो ऐसे पड़ोसी से फिर कैसे आप डील करेंगे हम आगे देखते हैं। जो मोस्ट कॉमन एक डिस्प्यूट का एक रीजन है जो हर बिल्डिंग में होता है वो ये है कि सर मेरे ऊपर वाले ने पानी डाल दिया, मेरे कपड़े सूख रहे थे और ऊपर वाले ने पानी डाल दिया या ऊपर से कचरा फेंक दिया। ये 99% सोसाइटी में, चाहे वो छोटी से छोटी सोसाइटी हो चाहे वो कॉर्पोरेट की बड़ी बिल्डिंग की सोसाइटी हो, ये पानी वाला जो मैटर है कि बिना बोले पानी से धो दिया उन्होंने, अपना वरामदा गैलरी धो दी और उसका पूरा पानी हमारे कपड़े पे आ गया, नीचे सूख रहा था। बहुत एकदम कॉमन ये चीज है। प्लस बर्ड की फीडिंग के लिए जो खाना हम देते हैं गैलरी में डालते हैं, हर आदमी दान पुण्य कर रहा है अपने हिसाब से, और वो बर्ड फीडिंग के लिए जरूर पानी रखता है या कुछ खाना बच गया है तो वो रखता है या कुछ उनके लिए डालता है, तो वो नीचे तक जाता है और वो एक तरह से नीचे वाले के लिए, आप तो अपना काम कर रहे हो जाने अनजाने में, लेकिन वो चीज नीचे जरूर जाती है और वो डिस्टर्ब करती है नीचे के फ्लोर वालों को। ये एक बहुत बड़ा इश्यू है और इस पे हाई कोर्ट ने भी वर्डिक्ट दिया था अभी लास्ट ईयर, बिफोर लास्ट ईयर आई गेस। इस पे भी हम बात करेंगे सर। एक सोसाइटी में कौन कौन रहता है अगर हम देखें किनके बीच में डिस्प्यूट होते हैं ये सारे, तो एक तो मेंबर है, जो सारे मेंबर्स हैं, मेंबर टू मेंबर में आप डिस्प्यूट देख सकते हैं कि हाँ भाई ये दो मेंबर्स हैं उनमें डिस्प्यूट होता है। एक होता है जो टेनेंट्स हैं जो बाहर से आते हैं, जो मेंबर्स होते हैं वो बहुत बहुत अब तो बहुत समझदार हो गए हैं, तो पता है कि उनको वहीं रहना है तो थोड़ा एडजस्ट करके रहना है। लेकिन जब टेनेंट्स आते हैं बाहर से, उनको पता है कि 1 साल के लिए उन्होंने फ्लैट लिया है और 1 साल का उन्होंने भाड़ा भर दिया या देते हैं, तो वो चाहते हैं कि इस प्रॉपर्टी को दबा के यूज किया जाए और जितना न्यूसेंस हो सकता है, जितनी कलाकारी दिखा सकते हैं उस सोसाइटी में, क्योंकि उनको किसी से लेना देना नहीं, उनको पड़ोसी से लेना देना नहीं, वो अपना काम पे जाते हैं, शाम को आते हैं, पार्टीज करते हैं। तो जो इस तरह के टेनेंट्स हैं वो एक थोड़ा सा इश्यू क्रिएट करते हैं हर सोसाइटी में, और हर मेंबर आप देखेंगे अगर मेंबर्स और टेनेंट्स के बीच में ज्यादा डिस्प्यूट निकल के आता है रेदर देन मेंबर टू मेंबर, बिकॉज कुछ कहीं ना कहीं समझदारी आई है लोगों में कि नहीं मेंबर्स हैं तो हमें तो साथ में ही रहना है, तो आगे पीछे करके चला लेते हैं। बट जो टेनेंट्स आते हैं बाहर से वो तो नहीं सुनते भाई, वो तो कहते हैं कि हमने तो पैसे दिए हैं तो हमको तो पूरा यूज करना है सोसाइटी। वो लिफ्ट भी गंदा करेंगे, वो नाइट पार्टीज भी करेंगे, वो वॉचमैन तक से झगड़ा करेंगे, मेंबर से तो करेंगे ही करेंगे। तो ऐसे टेनेंट्स के साथ में कैसे डील करना है वो हम आगे देखेंगे। जो एक डिस्प्यूट होता है मैनेजिंग कमेटी एंड मेंबर्स, वो एक अलग मुद्दा हो जाता है पूरा। वो इतना वास्ट है, उसके सब्जेक्ट इतने वास्ट है, इतनी छोटी छोटी चीजें हैं उसमें
कि एक सोसाइटी और एक मेंबर, इन दोनों में जब डिस्प्यूट होता है तो वो लीगली आप कैसे उसको ले जाके सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि इससे पहले जो मैं बात कर रहा था प्लस हेमल सर भी बात कर रहे थे, वो एक मेंबर टू मेंबर के बीच में एक डिस्प्यूट होता है, रूटीन जो छोटी मोटी चीजों को लेके वो कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं। लेकिन जब एक मेंबर और एक सोसाइटी के बीच में जो चीजें अराइज होती हैं, वो एक लीगल वे में किस तरीके से सॉल्व हो सकती हैं और क्या क्या डिस्प्यूट आते हैं सोसाइटी और मेंबर के बीच में, उसमें हम एक डिटेलिंग देखेंगे। अब क्योंकि हमारी सोसाइटी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के लिए बायलॉज दिए हुए हैं और बायलॉज के हिसाब से सोसाइटी वर्क करती है, तो क्या इस बायलॉ में इन सभी डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने का भी कुछ प्रोविजन दिया हुआ है क्या? तो आई वुड से कि यस, ऑफ कोर्स। हमारे बायलॉज नंबर 172, 173 एंड 174, अगर इनको हम थरोली एक बार रीड करेंगे तो समझ में आता है कि यस, जो भी डिस्प्यूट्स मैंने और हेमंत सर ने आपको अभी बताए, सोसाइटी मेंबर्स सारे कॉम्बिनेशन करके, इन 172, 173 एंड 174 ये बायलॉज में अगर आप डिटेलिंग देखेंगे तो आपको एक एक चीज की छोटी छोटी डिटेलिंग मिल जाएगी। करना क्या होता है सर कि अगर आपको एक छोटा सा इश्यू हो रहा है तो पहले तो आप बात कीजिए, पहले तो आप कम्युनिकेशन कीजिए, संवाद कीजिए, और 100% अगर आप प्रेम से और समझा के सामने वाला समझदार होगा तो वो डिस्प्यूट वहीं पे खत्म हो जाता है। छोटी छोटी चीजें सिर्फ और सिर्फ बात करने से ही खत्म हो सकती हैं। कोशिश कीजिए कि प्रेम से मीठा बोल के वो चीज समझा के और वो चीज डिस्प्यूट खत्म हो जाए। कौन कौन सी चीजें ऐसी हो सकती हैं, जैसे आपके चप्पल जूते पड़े हुए हैं, पड़ोसियों से आप बात कीजिए कि भाई अच्छे नहीं लगते हैं और उसको अंदर रख देते हैं, या अगर रखना है तो शू रैक बनवा के छोटा मोटा अच्छे से डिजाइन कुछ करवा के इस तरीके से आप रखिए ताकि आपका घर भी सुंदर दिखे। हमें इसी पैसेज में रहना है, एटलीस्ट इस फ्लोर को तो हम साफ सफाई से रखें। एंड पड़ोसी सुनते हैं। जहां नहीं सुनते हैं वहां पे आप क्या करेंगे? वहां पे आपको करना ये होता है कि आपको आपके सोसाइटी को एक लेटर राइट करना होता है, एक डिटेल देनी होती है कि आपके साथ में ये छोटी छोटी चीजें जो भी है न्यूसेंस चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, और सो एंड सो मिस्टर को समझाने के बाद भी वो समझ नहीं रहे हैं, तो एक कंप्लेन लेटर आपको सोसाइटी को देनी होती है अंडर बायलॉ नंबर 172, और ये मेंबर ही देगा, नॉन मेंबर तो को सवाल ही नहीं है। एक मेंबर अपने सोसाइटी को ये कंप्लेन राइटिंग में देता है। उसके बाद जो कमेटी होती है, जो आपकी मैनेजिंग कमेटी होती है, आपके प्रॉब्लम को इन राइटिंग वो देखती है, समझती है, और उसके बाद उनको 15 डेज का टाइम होता है उस चीज पर एक्शन लेने के लिए, उस चीज को रिजॉल्व करने के लिए। आपके कोई भी इश्यूज जो कि सोसाइटी से रिलेटेड हैं, आपने राइटिंग में एक कंप्लेंट लेटर देनी है आपको मैनेजिंग कमेटी को। मैनेजिंग कमेटी के पास 15 दिन का टाइम होता है कि उस चीज को वो अपने डिसीजन लेके उसको रिजॉल्व करें। अब डिसीजन जो होते हैं वो भी बायलॉज के हिसाब से ही होते हैं। जैसे सपोज, जैसे मैंने आपको बताया, एनक्रोचमेंट किया हुआ है, चाहे आपकी पार्किंग में एनक्रोचमेंट किया हो या पैसेज में एनक्रोचमेंट किया हो, तो आपको एक राइटिंग में एक कंप्लेंट देनी है सोसाइटी को। सोसाइटी बायलॉ के हिसाब से एनक्रोचमेंट हटवाएगी। अगर पेनल्टी लगाना चाहेगी तो पेनल्टी भी लगा सकती है 5 टाइम। तो ये सोसाइटी के प्रोसेस पे जाता है। बट समटाइम्स सोसाइटीज में आपने देखा होगा कि कंप्लेंट तो हम करते रहते हैं बट सोसाइटी सुनती नहीं है। सुनती नहीं है क्योंकि उनके साथ ये चीजें नहीं हो रही हैं, चीजें आपके साथ हो रही हैं। तो याद रखिए कि आपके साथ अगर चीजें हो रही हैं, फाइट भी आपको ही करनी है, और एक बार ये फाइट स्टार्ट होती है जल्दी खत्म नहीं होती है। इसलिए हिम्मत के साथ में आपको लड़ना तो पड़ता है, सोसाइटी से भी और मेंबर से भी। अब कमिटी अगर एक्शन नहीं लेती है आपके लेटर पे, आपके कंप्लेंट पर, अगर वो 15 डेज में अगर कमिटी एक्शन नहीं लेती है तो फिर आगे क्या करना है? व्हाट इज द अदर प्रोविजंस? तो बायलॉ नंबर 174, बायलॉ नंबर 174 ए आपको ये प्रोविजंस में बताता है कि आपके कौन कौन से कंप्लेंट्स जो हैं वो रजिस्ट्रार सुनेगा। क्योंकि अथॉरिटीज बहुत सारी हैं, रजिस्ट्रार हैं, पुलिस अथॉरिटी है, कॉर्पोरेशन है, कोर्ट्स हैं। तो आपके चप्पल जो जूते रखे हुए हैं या साइकिल रखी हुई है या ऊपर से पानी डाल रहा है कोई, या चिड़ियों को दाना डाल रहा है, इसकी कंप्लेंट क्या आप कोर्ट में जाके करेंगे? नहीं। इसके लिए बाइफिकेशन किए हुए हैं। आपकी कंप्लेन
कौन सा डिपार्टमेंट के पास आपको जाकर देना है, इसको मैं आपको एक शॉर्ट में एक छोटा सा आपको बताता हूं। अभी जैसे रजिस्ट्रार के पास अगर आपको कंप्लेन देनी है अंडर बायलॉ नंबर 174 के हिसाब से, तो जैसे रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी, आपको ऐसा लगता है कि नहीं सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन में ही कुछ तो गड़बड़ हुई है, तो ये इसकी कंप्लेन आप सोसाइटी को नहीं दे सकते, आप सीधा रजिस्ट्रार के पास कंप्लेन दीजिए। उसके बाद अगर सोसाइटी शेयर सर्टिफिकेट आपको दे नहीं रही है, ये हमेशा बहुत कॉमनली देखा गया है कि सोसाइटी एक लमसम अमाउंट मांगती है, ज्यादा पैसे का डिमांड करती है ट्रांसफर करने के लिए, और शेयर सर्टिफिकेट आपको इश्यू नहीं करवा रही है ड्यू टू XYZ रीजन, जो भी उनको बेस्ट टू नोन टू देम, इसके कंप्लेन आप रजिस्ट्रार को कर सकते हैं। मेंबरशिप रिफ्यूजल करने का जो एक प्रोविजन है, सोसाइटी आगे पीछे करती रहती है, आपका नाम I और J रजिस्टर्ड में डाल नहीं रही है, और उसके पीछे का रीजन सिर्फ वही जानते हैं कि क्यों ऐसा करते हैं, उनको सिर्फ फॉलो करना होता है बायलॉज और उनके हिसाब से रूल्स के हिसाब से उनको करना होता है। बट कुछ मैनेजिंग कमेटी बहुत अड़ियल होके बैठी रहती है, आपके साथ भिड़ना चाहती हैं, आपके साथ लड़ना चाहती हैं, और वो सेटल करते नहीं है। तो जो नॉन इश्यूएंस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट है, उस चीज के लिए भी आपको रजिस्ट्रार के पास ही जाना होता है, और मेंबरशिप रिफ्यूजल का भी ये रजिस्ट्रार के अंडर भी जाता है। नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस, ये एक बहुत बड़ा खेल है। नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस अगर जो गवर्नमेंट के हिसाब से देखें 10% का नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस लगाते हैं आपके मेंटेनेंस बिल में, सर्विस चार्जेस का 10% लगना चाहिए। बहुत सी सोसाइटी टोटल मेंटेनेंस बिल का अमाउंट का 10% लगा देती, विच इज रॉन्ग। मेंटेनेंस बिल में जो डिस्प्यूट आता है हमेशा के नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस होता क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं कि मेंबर्स का एक फ्लैट है, मेरा एक फ्लैट है, मैं आशीष दुबे, मेरा एक फ्लैट है और मैं वहां रह नहीं रहा हूं, मेरा फ्लैट खाली पड़ा हुआ है, मैंने उसको लॉक करके रखा हुआ है, तो एम आई एलिजिबल टू पे दैट नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस? नो, क्योंकि कोई रह ही नहीं रहा है वहां पे, मैं मेंटेनेंस भर रहा हूं, तो नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस देने का कोई सवाल ही नहीं आता है, बिकॉज दैट इज माई फ्लैट एंड नोबडी इज रिसाइडिंग देयर। क्या मेरी सिस्टर आके वहां पे रह सकती है? क्या ये मेरे ब्रदर इन लॉ आके रह सकते हैं? मेरे सास ससुर, मेरे माता पिता, ये जो मेरे क्लोज रिलेशन में हैं, अगर उनको मैं अपना फ्लैट रहने के लिए दे रहा हूं तो क्या नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस लगेंगे? नो। अगर आपके क्लोज रिलेशन में जो लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, ब्लड रिलेशनशिप में हैं, उनको अगर आप फ्लैट आपका रहने के लिए दे रहे हैं तो नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस वहां पे अप्लाई नहीं होता है। तो नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस कहां अप्लाई होता है? जहां पर कोई आप टेनेंसी के लिए दे रहे हैं आपका फ्लैट, तो वहां पे 10% ऑफ सर्विस चार्जेस दैट विल शो इनटू योर मेंटेनेंस बिल एज अ नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस। अब यहां पे ये लोग जबरदस्ती, कभी कभी क्या होता है, जैसे आपके रिलेटिव भी रह रहे हैं तो नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस लगा देते हैं, फिर उसको प्रूफ करते बैठिए, तो ये सारी चीजों में डिस्प्यूट अराइज होती है। अगर इस तरह का डिस्प्यूट है तो वो आप रजिस्ट्रार के पास, आप रजिस्ट्रार के पास एक कंप्लेन देकर इस चीज को रेज कर सकते हैं। एक्सेस प्रीमियम ऑफ ट्रांसफर, ये भी आपने बहुत बार देखा होगा कि मैनेजिंग कमेटी अलग ही एक अमाउंट डिमांड कर देती है, आपको ट्रांसफर करवाना है, आपका फ्लैट शेयर ट्रांसफर करवाना है, तो उसके लिए अलग से कुछ अलग ही एकदम हाई फाई रेट्स जोड़ घटाना करके उनके आ जाते हैं, प्रीमियम चार्जेस, ये चार्जेस, वो चार्जेस। तो इसके लिए भी आप रजिस्ट्रार के पास कंप्लेन दे सकते हैं। बहुत से मेंबर्स मांगते हैं कि हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज चाहिए, हमारे INJ रजिस्टर की कॉपीज दे दीजिए, क्या खर्चे चल रहे हैं, लिफ्ट को कितना पे किया हुआ है, इस बार का क्या खर्चा लगा हुआ है, ये डॉक्यूमेंट्स सोसाइटी प्रोवाइड नहीं करती है, तो वहां पे डिस्प्यूट अराइज हो जाता है। तो ऐसे डिस्प्यूट्स के लिए अगेन आपको रजिस्ट्रार के ऑफिस पहुंचना है एंड कंप्लेन लॉन्च करनी है। उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि सोसाइटी के डॉक्यूमेंट्स में या सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन में टेम्परिंग हुई है, सप्रेशन हुआ है, या किसी तरीके झालमेल हुई है, और आपको ये पता लगने के बाद आप सेटिस्फाइड नहीं हो उस चीज से, सोसाइटी को डेफिनेटली आप कंप्लेन करते हो, बट सोसाइटी ऑब्जेक्शन उसका कोई रिजल्ट नहीं करती, बिकॉज उनके ऊपर ही चार्जेस लगाए तो वो कहां से करेंगे। फॉर दैट पर्पज यू कैन ऑलवेज अप्रोच टू द रजिस्ट्रार। Many societies we have seen that कि when वो चेक्स नहीं लेते हैं, सपोज मेरा फ्लैट रेंटल पे है और मुझे मेंटेनेंस पे करना है, तो मैंने टेनेंट को बोल दिया कि भाई आप पे कर देना, मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा, तो वो चेक्स नहीं लेते हैं।
या XYZ रीजंस होते हैं कि आपका मेंटेनेंस बिल ही नहीं भेज रहे हैं वो, और आपको डिफॉल्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं नेसेसरली। ऐसे जो डिस्प्यूट अराइज होते हैं वो एक तो जानबूझ के किए जाते हैं, आपका कुछ होगा उनसे पुराना झगड़ा वगड़ा, उसको वो खींचते हैं छोटी छोटी चीजों को इस तरीके से, और जब वो मैनेजिंग कमेटी में आते हैं तो आपको परेशान करते हैं। तो ऐसे परेशानियों के लिए फिर आपको रजिस्ट्रार का डोर नॉक करना पड़ता है। दैट इज द बेस्ट डोर विच यू कैन नॉक आउट। नॉन मेंटेनेंस और इनकम्प्लीट मेंटेनेंस, मेंटेनेंस के बहुत सी सोसाइटी में तो अब ये अकाउंटेंट्स हो गए हैं, बट बहुत सी सोसाइटीज में आज भी, पुरानी ओल्ड सोसाइटीज में सेक्रेटरी, चेयरमैन, ट्रेजरर और बाकी के जो मेंबर्स हैं वो लोग मिलके ही बिल्स बनाते हैं और बिलिंग करते हैं। तो वहां पे भी आगे पीछे होता रहता है कि इनकम्प्लीट हुआ है या कहीं दिया ही नहीं है, मेंटेनेंस गया ही नहीं है, और उस तरीके की कंप्लेंट अगर आपके पास है जहां पे डिस्प्यूट अराइज होता है कि पिछले महीने का मेरा ये जो इंटरेस्ट लगाते हैं ये लोग मेंटेनेंस पे, उसमें अगर डिस्प्यूट अराइज होता है, तो ये सारी चीजें आपको रजिस्ट्रार के डोर नॉक करने के बाद आपको मिलता है। प्लस इसी तरह से अगर हम देखेंगे कि मिस अप्रोप्रिएट तरीके से अगर एनुअल फंड को यूज कर रहे हैं, सोसाइटी के फंड्स को यूज कर रहे हैं, तो सोसाइटी को कंप्लेन करके कोई मतलब ही नहीं, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। सो इस तरह की कंप्लेन्स जितनी भी आपने देखी वो बाइलॉज नंबर 174A के अंडर रजिस्ट्रार को आप अप्रोच करके अपना रिड्रेसल करवा सकते हैं। 174B ये कोऑपरेटिव कोर्ट के लिए बताता है कि आप कौन कौन से मैटर कोऑपरेटिव कोर्ट्स में ले जा सकते हैं। अंडर सेक्शन 91 ऑफ द MCAS एक्ट आप कौन कौन से मैटर को, कौन कौन से डिस्प्यूट्स को मेंबर्स टू मेंबर्स, मेंबर्स टू सोसाइटी, आप सीधा कोऑपरेटिव कोर्ट में ले जा सकते हैं। उसमें इलेक्शन आता है। सबसे पहले तो इलेक्शन है कि अगर इलेक्शन में कोई धांधली हो रही है तो अंडर सेक्शन 152A ऑफ द MCAS एक्ट में आप कोऑपरेटिव कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी लगता है कि इलेक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है और वहां पे डिस्प्यूट है, तो आप डेफिनेटली एक ग्रुप बनाकर, और या तो इंडिविजुअल भी, आप इसको कोऑपरेटिव कोर्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। रिपेयरिंग के जो फंड्स होते हैं, रिपेयरिंग है इंक्लूडिंग मतलब मेजर रिपेयर्स भी हैं, पूरी बिल्डिंग के रिपेयर्स हो रहे हैं, इंटरनल रिपेयर्स हो रहे हैं, छोटे मोटे रिपेयर्स हो रहे हैं, लीकेज हो रहा है, लीकेज पे हमने एक वेबिनार किया हुआ है। लीकेज टेरेस से अगर लीकेज हो रहा है जो कि सोसाइटी की प्रॉपर्टी है तो उसमें कौन पे करेगा। अगर इंटरनल लीकेज हो रहे हैं, फ्लैट टू फ्लैट हो रहा है, तो उसमें जो डिस्प्यूट अराइज होता है, और क्योंकि लीकेज एक कितना बड़ा इशू है कि एक 10 दिन में भी सॉल्व नहीं हो पाता है। कभी कभी तो बारिश के टाइम पे ही लीकेज आता है, बाकी साल भर सूखा है, तो वहां पे मेंबर्स में डिस्प्यूट अराइज हो जाता है कि हमारे यहां से नहीं आ रहा है। अब जब तक आजकल तो मैं आपको बता दूं कि स्कैनर्स आ गए हैं, जैसे हम लोग एक्सरे करवाते हैं ऐसे स्कैनर्स आ गए हैं मार्केट में, कि वो आपके घर में ऐसे जहां पे भी लीकेज आपको लग रहा है वो स्कैनर्स को घुमाते हैं, और वो जो ब्रेकिंग एरिया है जहां से लीकेज आ रहा है वो उनको प्रॉपरली वो चीज को पता चल जाता है, और वो बताते हैं कि ये यहाँ पे है। उसके बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं, कुछ 5,000 to 7,000 रुपीज हैं, जो कि बहुत कम खर्चे में हो जाता है। पता लगाना बहुत इजी हो गया है आज के डेट में लीकेज कहाँ कहाँ है। तो एक लीकेज का जो इश्यू है वो, और रिपेयरिंग फंड्स और रिपेयरिंग को लेके जो भी इश्यूज खड़े होते हैं हमारे सोसाइटी और मैनेजिंग कमेटी और मेंबर्स के बीच में, क्योंकि उसके जो फंड्स हैं वो हमको लगता है कभी कभी कि मिसयूज हो रहे हैं, और सोसाइटी तो जब एक बार मैनेजिंग कमेटी में जो लोग बैठते हैं वो अपने आप को राजा से कम समझते नहीं है, तो वो दोनों हाथों से लुटाना स्टार्ट करते हैं। तो ये सारे डिस्प्यूट्स को आप सीधे कोऑपरेटिव कोर्ट में आप चैलेंज कर सकते हैं। पार्किंग एक ऐसा विषय है जो नेवर एंडिंग है सर, नेवर एंडिंग है। ये अगर 365 दिन भी मैं कंटिन्यूएशन में बोलता रहूं तो शायद खत्म ना हो। पार्किंग का इश्यू ऐसा है, और ये एक बहुत बड़ा इश्यू है हर सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट्स का, कि मेरे पार्किंग के पीछे इन्होंने गाड़ी लगा दी, ये मेरी पार्किंग है तो यहाँ पे कर दिया। अलॉटमेंट का इश्यू है, बिल्डर ने अलॉट किया हुआ है, सोसाइटी के पास है। इसमें नंबर ऑफ जो भी प्रॉब्लम्स है वो हमने एक वेबिनार में पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ पार्किंग को ध्यान में रख के एक वेबिनार कंडक्ट किया था। अगर वो आप सर्च करेंगे CHS फोरम पे तो आपको जरूर मिलेगा पार्किंग पे। तो पार्किंग एक इश्यू है जो कि डिस्प्यूट का एक रीजन बनती है, और वो अंडर सेक्शन 174B आप कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी कोर्ट्स में आप इस चीज को मैटर को ले जा सकते हैं। फिर अलॉटमेंट ऑफ फ्लैट्स होते हैं, प्लॉट्स होते हैं,
और एस्केलेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ डेवलपर जहां पे आपको रीडेवलपमेंट में जाना है, वहां पे आपको लगता है कॉन्ट्रैक्टर आर्किटेक्ट के साथ में सोसाइटी ने उस तरीके से वर्क नहीं किया जो वर्क प्रोसेस है, और मनमाना तरीके से किसी को भी उठा के दे रहे हैं, तो इस तरीके के जो भी होते हैं वो तरीके और वो डिस्प्यूट्स आप कोऑपरेटिव कोर्ट में ले जा सकते हैं। अनइक्वल वाटर सप्लाई का एक जो मुद्दा है कि मेरे घर में पानी कम आ रहा है, सामने वाले में तो बराबर आ रहा है, आज मेरे घर में पानी नहीं आया और सामने वाले में तो बराबर आ रहा है, तो ये जो अनइक्वल वाटर सप्लाई का इश्यू है इसको भी आप डायरेक्टली कोऑपरेटिव कोर्ट में ले जा सकते हैं। रिकवरी का एक जो मैटर है, एक्सेस रिकवरी हो या जो ड्यूज बाकी है मेंबर्स के तरफ पे, उस पे सोसाइटी ने अननेसेसरली कुछ भी इंटरेस्ट लगा दिया है या इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा के इस तरीके का अमाउंट बना दिया है कि भाई इनके पास तो मतलब जो रिकवरी लेनी थी वो थी सिर्फ 50,000 की, बट उसमें कैलकुलेशन ऐसे ऐड ऑन करते गए कि वो 2.5 लाख का हो गया है, फिर अगले महीने वो 3 लाख का हो गया है। तो इस तरीके के जो मनमानी चलती है और जो डिस्प्यूट का रीजन बनता है उसको भी आप कोऑपरेटिव कोर्ट में आप चैलेंज कर सकते हैं। और फिर जो भी इस तरीके के डिस्प्यूट्स हैं जो कि ये कोऑपरेटिव कोर्ट के अंडर में फॉल करते हैं, उस चीज को आप कोऑपरेटिव कोर्ट में ले जा सकते हैं। तो अभी हमने देखा एक रजिस्ट्रार और एक कोऑपरेटिव कोर्ट में। कोऑपरेटिव कोर्ट के बाद आता है फिर आप सिविल कोर्ट में भी ये जो मैटर हमने अभी डिस्कस किया, सिविल कोर्ट में आप 174C के आप अगर बायलॉज देखेंगे तो उसमें आपको मिलेंगे, आपको सिविल कोर्ट में आप किस किस को आप अप्रोच कर सकते हैं। एक जो सबसे पसंदीदा और फास्ट अप्रोचिंग 2 लोग हैं हमारे सोसाइटीज के लिए, जिनको अगर फास्ट अप्रोचिंग आप बोलें कि अगर आप उनको फॉलो अप करें तो आपका रिड्रेसल बहुत जल्दी हो जाता है। एक होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, आपका लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उनके साथ में अगर आप अपने कंप्लेंट्स को, रिड्रेसल को आप देते हैं और उसको फॉलो अप करते हैं, सो यू विल गेट वेरी क्विक रिस्पॉन्स फ्रॉम देम because they are government authority and they have to follow the rules and they have to deal with the things and deal with the your complaints in a particular time। and म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ साथ में दूसरी जो अथॉरिटी है जो कि आपको जल्दी से जल्दी आपको वो करती है, वो है पुलिस डिपार्टमेंट और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये दोनों डिपार्टमेंट सोसाइटीज के लिए बोलते हैं ना कि बूम है, एकदम आपको वरदान है, बूम है, आपको यहां से बहुत जल्दी आपको आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं ये दोनों। अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कौन कौन से ऐसे डिस्प्यूट्स हैं जो कि बीएमसी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास आप जाके इसको करवा सकते हैं। जैसे मैंने एनक्रोचमेंट का बताया, तो ऐसे अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस होते हैं घरों में, फ्लैट्स में बगल वाले ने अपनी वॉल थोड़ी सी बढ़ा दी है, विंडो के साइड की जो बीम है उसको तोड़वा के ग्रिल आगे ले ली है, तो ये सारी चीजें सोसाइटी के प्रॉपर्टी को बोलते हैं कि एनक्रोच करने का एक नया तरीका है और जो कि डेंजरस है इन लॉन्ग टर्म। अगर आपने बीम हटा दी तो आई स्टिल रिमेम्बर बोरीवली में जो एक आई एम जस्ट नॉट गेटिंग द नेम इन माय माइंड, बट लक्ष्मी करके सम ऐसी बिल्डिंग थी जिसके पिलर नीचे शॉपकीपर ने उसके पिलर हटा दिए थे और वो पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई थी। तो आजकल तो फ्लैट में भी एक थोड़ा सा छुप के करने वाला काम है कि हमारा फ्लैट का एरिया, हॉल का एरिया थोड़ा सा बड़ा दिखने लग जाए, बेडरूम बड़ा हो जाए तो फ्लावर डक्ट को हटा के थोड़ा सा आगे कर देते हैं, 4 फुट का पैसेज और जोड़ देते हैं बेडरूम में। तो ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर से खेल होता है और आपको ऐसा समझ में आता है तो यू कैन डायरेक्टली कंप्लेन टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और लोकल अथॉरिटी है तो ये बहुत जल्दी इस पे एक्शन लेते हैं, आइदर मेड बाय बिल्डर और बाय फ्लैट ओनर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अगर ऐसा लगता है कि कोई अल्टरेशन हुआ है विदाउट टेकिंग एनी प्रीवियस सैंक्शन प्लान, तो आप डेफिनेटली बीएमसी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को आप अप्रोच कर सकते हैं। वाटर सप्लाई कम आ रही है सोसाइटी में, पानी का पाइप थोड़ा सा जाड़ा करना है या पानी नहीं आ रहा है उतना, तो इस कंप्लेन के लिए भी हम बहुत बार सोसाइटी से जाके लड़ते हैं। सोसाइटी का उसमें कोई रोल नहीं है, अगर पानी की सप्लाई कॉर्पोरेशन से ही नहीं आ रही तो सोसाइटी क्या करेगी, बट मेंबर जाके लड़ते हैं मैनेजिंग कमेटी से, मैनेजिंग कमेटी उनको फिर समझा के भेजते हैं पानी वहां से नहीं आ रहा है। तो ये जो डिस्प्यूट है आप डायरेक्टली फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को अप्रोच कर सकते हैं।
बिल्डिंग के स्ट्रक्चर का अगर आपको प्रॉब्लम लग रहा है किसी भी तरीके से, प्लेन सही नहीं है, या ये इसके स्ट्रक्चर में कुछ सोसाइटी ने फेरफार कर दिया है, या इलीगल तरीके से छत के ऊपर जाके उन्होंने एक रूम बना दिया है अपने ऑफिस के बेयरर्स के लिए बोल के, ऐसा कहीं पे भी ऐसा कुछ लगता है तो इस टाइप के डिस्प्यूट्स आप सीधे और सीधे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाके कर सकते हैं। इससे रिलेटेड प्लस जैसे प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, और आपके स्ट्रीट लाइट्स हो गई, गार्बेज के डस्टबिन वगैरह हैं जो बड़े बड़े जो सोसाइटीज में रखे जाते हैं, उनसे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं आप सीधे और सीधे आप लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को अप्रोच कर सकते हैं। तो हमने देखा अभी अगर आपके डिस्प्यूट्स हैं, कंप्लेंट्स हैं, तो आपको पहले अप्रोच करना है मैनेजिंग कमेटी को, 15 डेज का टाइम दीजिए उनको, फॉलो अप करते रहना पड़ेगा, और अगर उस फॉलो अप करने के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो वेल एंड गुड, इफ नॉट देन फिर आपके पास रजिस्ट्रार हैं, कोऑपरेटिव कोर्ट्स हैं, प्लस सिविल कोर्ट्स हैं। अब तो आपके कुछ मैटर्स आप कंज्यूमर कोर्ट्स में भी आप देख सकते हैं, लाइक पार्किंग हो गई, और भी कुछ ऐसे हैं जो कि आप सीधा और सीधा कंज्यूमर कोर्ट्स में आप अप्रोच कर सकते हैं अपने घर से। अब आता है पुलिस, ये मोस्ट कॉमन चीज जो हम इंडियंस के पास है, एक 100 नंबर। कुछ भी हुआ तो पुलिस को बुलाता हूं, कुछ भी किया तो रुको पुलिस को बुलाता हूं। नो डाउट पुलिस का 100 नंबर है, डायल कर देते हैं, पुलिस आती भी है, बट समझना पड़ेगा कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पुलिस नहीं है। पुलिस है आईपीसी सीआरपीसी के अंडर में जो उनको प्रोविजंस दिए हुए हैं सोसाइटी मेंबर्स एंड सोसाइटी के लोगों के लिए, वो उनके लिए जरूर है। बट जैसे ऊपर की चीजों को मैंने बताया आपको, जो रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके सॉल्यूशन होने वाला है, जो कोऑपरेटिव कोर्ट में जाके होने वाला है, या बीएमसी का जो मैटर है वहां पे होने वाला है, वहां पुलिस का कोई रोल ही नहीं बनता है। बट हमको एक है कि कुछ भी होगा तो हम सबसे पहले 100 नंबर डायल करके पुलिस को बुलाएंगे। पुलिस आती है, समझाती है, चले जाती है, बहुत प्रेशराइज करेंगे। अगर उनके जुरिडिक्शन में आता है, उनको समझ में आता है, तो वो कुछ एक एनसी लिख के दे देते हैं, एंड उसके बाद का प्रोसेस क्या है वो किसी को नहीं पता। तो उस पर हम बात करते हैं अभी कि अगर सोसाइटी में न्यूसेंस हो रहा है, सोसाइटी में धमाल हो रही, सोसाइटी के लोगों में झगड़े हो रहे हैं, तो पुलिस का रोल क्या है इसमें, पुलिस कहाँ क्या कर सकती है। कोई भी फ्लैट ओनर, जैसे हमने डिस्कस किया कि लेट नाइट पार्टीज चल रही हैं सर, किसी का बर्थडे है या फ्राइडे सैटरडे नाइट संडे नाइट का बोल के पार्टीज चल रही हैं और धमाके से धमाल चल रहा है, तो यस मेंबर कैन कॉल अ पुलिस आफ्टर 10 PM। उनको अगर शोर शराबा हो रहा है तो पुलिस को कॉल कीजिए। न्यूसेंस सेक्शन आई गेस 268 है आईपीसी का, उसके अंडर वो एक्शन लेते हैं पुलिस, और वो बुक किए जाते हैं। जो भी सामान उनको ऐसा लगता है कि दारू पार्टी चल रही है या डीजे वीजे लगा के रखा हुआ है, वो जब्त किया जाता है, और उनके ऊपर आईपीसी के सेक्शन 268 के हिसाब से जो भी पनिशेबल का आगे का प्रोसेस होता है वो करते हैं। उसके बाद जैसे अनऑथराइज्ड यूजर्स हैं आपके, या पार्किंग में आपने एनक्रोचमेंट करके रखा हुआ है, या गाड़ी गलत तरीके से लगा दी है इस तरीके से कि दूसरे को तकलीफ हो रही है और समझाने के बाद भी नहीं हो रहा है, तो आप पुलिस को कॉल कर सकते हैं। ये सब अंडर न्यूसेंस आते हैं, और न्यूसेंस के अंडर में पुलिस इस चीज को लेती है। बहुत बार ऐसा होता है कि छोटी सी चीज होती है, छोटी सी बात होती है, और उसको हमने इतना बड़ा कर देते हैं कि फाइनली वो डिस्प्यूट जो है वो मारामारी पे भी उतर आते हैं लोग। गाली गलौज तो बहुत कॉमन सी चीज हो गई है, बट हाथापाई पे उतर आता है, ब्लड तक निकल जाता है, सर फोड़ दिया, ये कर दिया, और फिर उसके बाद पुलिस का रोल आता है कि पुलिस आती है। फिर उसके बाद इवन आपने इससे धमकी भी दे दी है किसी को कि ये हटा लेना तो देख लूंगा, तो अंडर 506 एंड 503 थ्रेटनिंग के अंडर ये बुक होते हैं ये केसेस इस तरीके के। ऐसे बहुत से डिस्प्यूट हैं जहां पे पुलिस का इन्वॉल्वमेंट अगर किया जाए प्रॉपरली, जैसे थ्रेटनिंग हो गई, असॉल्ट हो गया, आपके जो मैनेजिंग कमेटी के लोग जानबूझ के इंसल्ट करते हैं या इस तरीके से व्यवहार करते हैं जो कि आपको ठेस पहुंचाता है, तो यू कैन कॉल पुलिस, एंड पुलिस उसमें आपकी जितनी भी सहायता उनकी तरफ से हो सकेगी, हालांकि करते कुछ नहीं है, समझा के वो मैटर खत्म होता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी डिस्प्यूट्स को कोई लंबा खींच के कोई मतलब नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि वो डिस्प्यूट समझाने के बाद भी अगला समझ नहीं रहा है और पुलिस आपका एफआईआर ले नहीं रही है, तो अंडर सेक्शन 156 सब सेक्शन 3
के अंडर आप कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। आप कोर्ट मजिस्ट्रेट के पास एक एप्लीकेशन दीजिए एंड उनको डिटेलिंग दीजिए आपकी कि ये इश्यूज हैं, मैंने अप्रोच किया पुलिस को, पुलिस इज नॉट हेल्पिंग अस, और पुलिस एफआईआर लेने से मना कर रही है। अंडर सेक्शन दिस मजिस्ट्रेट ये ऑर्डर पास करता है। अगर जज साहब को ये लगता है कि आपकी बात में दम है, आप जो बोल रहे हैं वो सही है, एक हद तक लग रहा है कि इसमें जांच होनी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए, तो मजिस्ट्रेट ये ऑर्डर पास करता है। डायरेक्टली पुलिस को भी बोल सकता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, या खुद भी कोर्ट ये चीज की ऑर्डर पास कर सकती है कि एफआईआर डायरेक्ट के डायरेक्ट लॉन्च की जाए। तो दोनों ऑप्शन में आप अगर डिस्प्यूट में इनकेस अगर पुलिस को बुलाना ही पड़ गया और पुलिस आपको हेल्प नहीं कर रही है, पुलिस आपको एफआईआर नहीं कर रही है, आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, आप मेंटली सेटल्ड नहीं हुए हैं, and you are not happy that my side has not been listened carefully and मुझे बस सुना नहीं जा रहा है, then the last option is magistrate, and you can make an complaint, make an application, and magistrate will guide to an order to the police to file the FIR and proceed further. तो वो आपके एक फेवर में जाता है। तो ये चार जो जनरल कॉर्पोरेशन, पुलिस, रजिस्ट्रार और कोर्ट्स, ये चार जो आपके स्तंभ हैं, चार जो आपकी हेल्प के लिए हैं, ऐसे न्यूसेंस, ऐसे प्रॉब्लम्स जो सॉल्यूशन में डेली निकल के आ रहे हैं, डेली आपको लग रहा है कुछ ना कुछ इस तरीके से चीजें हो रही हैं जहां पे आपको परेशानी हो रही है, और आप इन चारों में से अपने कंप्लेन के हिसाब से इनको अप्रोच कर सकते हैं। वंस यू अप्रोच टू देम, डेफिनेटली योर सॉल्यूशन विल बी देयर। सबसे पहले ट्राई कीजिए कि मैनेजिंग कमेटी को आप लेटर लिखें, कंप्लेन लिखें। मैनेजिंग कमेटी को चाहिए कि आपका कंप्लेन सुने और उसको रिजॉल्व करे विद इन 15 डेज। अगर 15 डेज में नहीं कर रही हैं तो फिर आपके पास ये चार ऑप्शन बचते हैं जिसको आप अप्रोच करके अपनी कंप्लेन को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये छोटा छोटा, ऐसे तो बात करने के लिए सर अगर मैं अभी 3 घंटे भी बात करूंगा तो कम पड़ेंगे, बट क्योंकि सोसाइटी के प्रॉब्लम्स इतने ज्यादा हैं, छोटी छोटी चीजों पर लोग भिड़ जाते हैं, झगड़े कर लेते हैं। होना ये चाहिए कि वाद और संवाद में संवाद को पहले रखिए, वाद को बाद में रखिए, संवाद कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए, प्रॉब्लम वही, सॉल्यूशन वही। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना बीएमसी के पास जाने की जरूरत है, ना पुलिस में जाने की जरूरत है, ना कोर्ट के चक्कर लगने वाले हैं, ना रजिस्ट्रार के चक्कर लगने वाले हैं। अगर आपस की सहमति से आप अगर अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज हर आदमी को पता है कि बाय लॉ फॉलो करना है, उसमें जो सोल्यूशन है वो फॉलो करना है, नथिंग एल्स। कुछ लोग इसलिए नहीं ले पाते हैं बिकॉज उनके दोस्त मैनेजिंग कमेटी में है, कुछ लोग इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि मैनेजिंग कमेटी वाला उनका दोस्त है फ्लैट ओनर का, तो उसको फेवर करता है, और ये सारी चीजें चलती रहती है। इन सब चीजों को साइड में रख के अगर हम सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी के लिए सोचें, सोसाइटी का हर मेंबर इक्वल है ऐसा सोचें, तो डिस्प्यूट फटाफट खत्म हो जाएंगे। कोई किसी चीज को लिवरेज नहीं, किसी चीज को कोई लाभ हानि नहीं, जो है बायलॉज के हिसाब से चलिए, सोसाइटी चलाइए, और इसमें कोई बुरीज नहीं है, कोई ग्रजेस नहीं है, सारे पड़ोसी हैं, एक फैमिली के जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी में लोग रहते हैं और वैसे ही रहना चाहिए।